हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय नॉन टीचिंग भर्ती की। लगातार यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको नोटिस दिए जा रहे हैं और कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं और आप सभी की कुछ डाउट है उसको इस वीडियो में कंप्लीट बताया जाएगा। कुछ तो मैंने स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे मेंशन किया है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेंशन नहीं है वो भी आपको बताएंगे। सब कुछ पॉसिबल नहीं होता एक साथ मेंशन करना, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे मैंने मेंशन कर रखे हैं क्योंकि कल की वीडियो के बाद आप लोगों के काफ़ी डाउट्स थे जो कि मैंने कमेंट सेक्शन में ही आप सबको कंप्लीट बता दिए थे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे डाउट है जो लगातार आप सबके बने हुए हैं, तो उस पर चर्चा करेंगे। और आपके एग्ज़ाम सेंटर, एडमिट कार्ड और जो सीटेट परीक्षा सेम डे पर पड़ रही है उसके लिए क्या हो सकता है, क्या पुनः पाठ्यक्रम में यानी आपका जो सिलेबस जारी हुआ है उसमें कोई बदलाव हो सकता है या परीक्षा तिथि भी बदल सकती है या नहीं। और जीके के कुछ प्रश्न यानी जनरल अवेयरनेस में आप लोग को कन्फ्यूज़न है कि हम कंप्यूटर पढ़ें क्यों, क्योंकि लिखा तो है नहीं। क्या लाइब्रेरियन से प्रश्न आएंगे एग्जाम में या नहीं आएंगे, और भी अन्य सवाल है आपके जिसके सभी के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। यदि आप भी इस परीक्षा में शामिल हैं तो यूज़फुल है आपके लिए। अगर आप इस परीक्षा को देने नहीं जा रहे हैं एमटीएस की, तो आपके लिए बिल्कुल भी किसी काम का वीडियो नहीं है। आइए शुरू करते हैं एक एक चीज़ को और ध्यान से चीज़ों को समझते चलिएगा। सबसे पहले बता दूं कि एमटीएस के जनरल और स्पेशलाइज्ड पोस्ट के जो एग्ज़ाम सेंटर है अब आपको पता चल चुका है। पहले तो इन्होंने कहा था ऑफलाइन होगा, फिर दोबारा जब नोटिस आई बोला ऑनलाइन होगा, अब बोल रहे हैं कि फिर से ऑफलाइन होगा। तो अब अगर ऑफलाइन मोड में है एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम सेंटर आपका जो है रहेगा प्रयागराज में ही। अब आपको चूंकि सिस्टम की ज़रूरत नहीं होगी, यानी ऑनलाइन तो है नहीं कि पर्टिकुलर किसी एक फिक्स जगह हो, तो ये सेंटर कहीं पर भी बन सकता है। हो सकता है यूनिवर्सिटी के अपने ही जो एफिलिएटेड कॉलेज हो वहाँ पर ही आपको सेंटर दे दिया जाए। दूसरी बात है एडमिट कार्ड की, कि एडमिट कार्ड कब आएगा। तो एडमिट कार्ड जैसा पहले बताया था अभी फिर से बता देती हूँ कि 15 को एग्ज़ाम है, तो 15 से लगभग 6 दिन 7 दिन पहले ही आपका एडमिट कार्ड आएगा। मतलब लगभग 8 दिसंबर या 9 दिसंबर के लगभग आपके जो है एडमिट कार्ड आ सकते हैं। जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा मैं आपको खुद ही सूचित करूँगी। क्या आपको मेल मैसेज भी अलग से आएगा, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि एडमिट कार्ड आपका जो है ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड किए जा सकते हैं। जिनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर और कुछ नहीं है तो अभी भी परेशान ना हो, मैं आपको खुद बताऊंगी कि किस तरीके से चीज़ों को डाउनलोड करना है जिनके पास नहीं है। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। अब आगे बात कर लेते हैं, कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिनकी जो है सीटेट की परीक्षा है 15 दिसंबर को। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी पहले कि जो आपका एयू है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो नॉन टीचिंग पोस्ट के एग्ज़ाम हो रहे हैं या पहले भी होते रहे, तो ये इतना पॉपुलर वैकेंसी नहीं है। आप अच्छा खुद सोचिए कि कुछ ऐसी वैकेंसी होती है जिसके बारे में पूरे यूट्यूब पे कहा जाए, आजकल तो टीवी से ज़्यादा सब यूट्यूब ही देखते हैं, तो हर एक चैनल पे चाहे छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, हर एक टीचर आपको उसके बारे में बताता है कि ये एग्ज़ाम है आपका, आपके एग्ज़ाम में ऐसा कुछ आएगा। क्या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के विषय में बहुत सारे आपको लोगों ने बताए या जो फेमस है उन्होंने नहीं बताया ना, तो इसका कारण ये है कि जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है या कोई भी यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद को ही क्यों कहें, कहीं की भी जो यूनिवर्सिटी होती है जो इनके रेगुलर वैकेंसी नहीं होती कि हर साल वैकेंसी आ रही है, तो इस पर लोगों का फोकस बहुत कम होता है और अधिकतर वैसे कैंडिडेट इसमें अप्लाई करते हैं जो आस पास के हों या ये उन्हें आवश्यकता होती है कि नहीं मुझे एक पहले जॉब मिल जाए फिर आगे तो मैं अपनी तैयारी करता ही रहूँगा या करती रहूँगी। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। इस वजह से जो है इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि 15 दिसंबर को एग्ज़ाम है। अगर यहीं पर यूपी का या कोई सेंट्रल का कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम हो, सपोज करिए 15 दिसंबर को सीटेट है और इसी 15 दिसंबर को पीसीएस की परीक्षा हो जाए, आरओ एआरओ की परीक्षा हो जाए या कुछ और भी परीक्षा, रेलवे की परीक्षा कंडक्ट, तो ये सब पोस्टपोन होने की पूरी संभावना होती है कि बदलाव हो जाता है। और ये लोग ये ध्यान में भी रखते हैं कि भाई सीटेट की इतनी बड़ी मात्रा में इतने लाखों लोग वहाँ पे अपेयर हो रहे हैं तो मुझे वो डेट नहीं देनी चाहिए। ठीक है, लेकिन चूंकि यूनिवर्सिटी के अंदर जो एग्ज़ाम हो रहे हैं इसमें बहुत सीमित लोग हैं और ये अपने ही स्कूल कॉलेज में ही एग्ज़ाम करा सकते हैं, इस वजह से भी इन्होंने जो है पोस्टपोन नहीं किया। तो क्या 1% भी चांस नहीं है कि ये तिथि बदल जाए, परीक्षा तिथि? तो देखिए
यूनिवर्सिटी में हर समय बदलाव होता रहता है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और यहाँ तक कि मैं पाठ्यक्रम के लिए भी कह सकती हूँ कि पाठ्यक्रम में भी हो सकता है कि संशोधित करके, यानी कॉरिजेंडम नोटिस फिर से जारी करके बता दे कि नहीं अब आपको इतनी ही देंगे, वही सिलेबस, बस उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं, या तो पैटर्न में कुछ बदलाव कर दे, रहेगा वही सब कुछ। क्योंकि ये हमेशा से होता आया है, यहाँ पर मैं जब से नोटिस कर रही हूँ ये चीज़ होती है, तो यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी लेकिन मैं यही कहूँगी कि जिनके सीटेट के एग्ज़ाम है और आपको लगता है कि सीटेट ही बेहतर है आपके लिए, वो डिसीज़न आपका है कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सीटेट को ही जाके दे दीजिए, फिर एक एग्ज़ाम तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो एमटीएस का दूंगा और मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, मेरा हो जाएगा सब कुछ, तो आप अपने हिसाब से इस चीज़ों को समझ लीजिएगा। ठीक है, कि आपको क्या करना है, डिसीज़न आपका है। और दोनों एग्ज़ाम एक ही डेट पे है, तो अभी फ़िलहाल कोई बदलाव नहीं है परीक्षा में। अगर सपोज़ करिए अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए कि 1-2 दिन अगर आगे पीछे हो जाए एग्ज़ाम, तो आप दोनों एग्ज़ाम में अपेयर हो पाएंगे। तो कुछ अभ्यर्थी हैं जो कि इसके लिए पूछ रहे थे कि क्या चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता, तो मैंने आपको बता दिया और न होने का कारण भी बताया। अगर बताया ना मैंने कि अगर ये बहुत बड़े एग्ज़ाम होते, जैसे यूपीएससी का ही मान लीजिए कोई एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा होता, अगर मान लीजिए यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम होता 15 दिसंबर को, तो लोग सारे चैनल्स हर एक चीज़ आपको सब लोग सपोर्ट करते और पोस्टपोन कराने के लिए डिमांड होने लगती, लेकिन इसके लिए कोई आगे ना आएगा और ना किसी के कहने से होगा भी। ये वही होगा जब अगर यूनिवर्सिटी चाहेगी तो हो जाएगा, नहीं चाहेगी तो नहीं होगा। तो ऐसा भी नहीं मैं कह रही हूँ कि एकदम नहीं हो सकता, लेकिन 1-2% चांस है कि बदलाव हो जाए। और रही बात पाठ्यक्रम की में बदलाव, तो संभव है, उनका होता रहता है। अभी पिछली बार ही जब अभी एग्ज़ाम हुआ था 6 महीने पहले, 3 बार सिलेबस बदला था, इन्होंने बदल लिया था वही सारे सिलेबस को, बस कभी किसी में का कोई सिलेबस किसी पोस्ट में डाल रहे थे, ऐसे ही इन्होंने किया था। ठीक है, तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ये सीटेट का जो मैटर चल रहा है उसके लिए आपको क्या करना है, और परीक्षा तिथि और पाठ्यक्रम के बदलाव के बारे में जो मैंने बताया। ठीक है, ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करेंगे हम आपके सिलेबस की। देखिए कल हमने आपको जनरल को क्या आएगा वो बताया और स्पेशलाइज पोस्ट में क्या आएगा वो बताया था। देखिए दोनों का लगभग सिमिलर है। आपको 70 क्वेश्चन आएंगे एमटीएस स्पेशलाइज पोस्ट के कैंडिडेट को, लेकिन एमटीएस जनरल वालों को जो है 100 प्रश्न आएंगे। आप में केवल क्या नहीं आएगा, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रश्न नहीं आएंगे स्पेशलाइज पोस्ट में, लेकिन जो है एमटीएस में हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, जीए आएगा मतलब जनरल अवेयरनेस आएगा, और जो है आपको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन भी आएंगे। और यही चीज़ स्पेशलाइज पोस्ट में हिंदी, इंग्लिश और केवल जनरल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा। ये मैंने बताया था। फिर आप लोगों के डाउट कहाँ पर आ गए कि आप लोगों में से कुछ अभ्यर्थी हैं जो कि पिछली बार अपेयर थे, यानी एग्ज़ाम दिया था 29 जून को, उस परीक्षा में लाइब्रेरी से रिलेटेड कई प्रश्न आए थे बाहर से। बाहर से का मतलब ये नहीं है कि कई किसी के घर से आए थे, मतलब ये था कि आपके सिलेबस में मेंशन नहीं था लेकिन उन्होंने पूछा था, जिस कारण से इन्होंने परीक्षा को जो है रद्द कर दिया। इन्होंने वही कारण बताया कि मैं इसीलिए परीक्षा को रद्द कर रहा हूँ क्योंकि अभ्यर्थी उस सवालों का जवाब ही नहीं दे सकते थे। ठीक है, अगर ये दावा कर रहे हैं कि मैंने इसीलिए इसको कैंसिल किया, तो इस बार ये नहीं आएगा आपके एग्ज़ाम में। और मेरा सुझाव तो यही है कि आप इसे ना पढ़ें, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है, आप पढ़िए। और अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि मैं आपको लाइब्रेरियन से रिलेटेड चीज़ें कराऊं, तो वो चैनल के द्वारा आपको नहीं दिए जा सकते। वो इसलिए क्योंकि देखिए जो मुझे लगता है कि सबके लिए ठीक है वही मैं काम करूंगी ना, तो ये ठीक सबके लिए होगा कि आप इसको अभी ना पढ़ें क्योंकि इससे प्रश्न नहीं आएंगे, आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं, उन्होंने पूछा कि मैम ये बताइए कि कंप्यूटर का भी तो नहीं लिखा है सब्जेक्ट, तो कंप्यूटर क्यों पढ़ें, कंप्यूटर भी तो नहीं आना चाहिए। तो कंप्यूटर आ सकता है, ये मैं आपको प्रूफ में दिखाती हूँ कि क्यों आ सकता है। अब इसको समझना है आपको, तो आपको मैं नोटिस दिखाती हूँ, अच्छे से समझ लीजिएगा। स्क्रीन पे आप सभी लोग ध्यान से देखते चलिएगा। स्क्रीन पे आप जो देख पा रहे हैं ये कल की आपकी जो नोटिस आई थी वही है, और सिलेबस भी आप सबका सिमिलर ही है, इसलिए मैं एक पेज पे यहाँ पे दिखाती हूँ और समझिएगा कि कंप्यूटर क्यों आ सकता है। सबसे पहले एमटीएस जनरल और स्पेशलाइज पोस्ट सबको इतना पढ़ना ही है, ऊपर का 1, 2 और 3 पार्ट तो सभी को पढ़ने हैं। और ये रही बात रिलेवेंट सब्जेक्ट, तो रिलेवेंट सब्जेक्ट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन केवल एमटीएस जनरल को पढ़ना है। ठीक है, एमटीएस जनरल, बाकी आपको नहीं पढ़ना है। अब आइए बात कर लेते हैं आपके पॉइंट की, जो है आप देख लीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है जनरल अवेयरनेस में क्या लिखा है, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस, सोशल साइंस
और यहाँ पे हिस्ट्री। आप अब इसका मतलब समझिए, यहाँ पे क्या लिखा है, कॉमा है, फिर लिखा हुआ है ETC और यहाँ पे डॉट लगा है, मतलब फुल स्टॉप बनाया गया है। तो ये ETC का मतलब आप समझते हैं कि क्या होता है। इस ETC का मतलब होता है, अगर हिंदी में समझना चाहें तो इत्यादि। हिंदी वाले सिलेबस में देखिएगा, ये लिखा हुआ है ना आपका हिंदी में, देखिए विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, शब्द अर्थ, संधि विच्छेद, एकार्थी, मुहावरे, लोकोक्ति इत्यादि। जो यहाँ इत्यादि लिखा है हिंदी में, उसी में ETC का मतलब होता है। इसको अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो लिखा होता है, सर्च कर लीजिएगा नेट पे, आपको क्या मिलेगा। इसको हम पढ़ते हैं ET इट्सेट्रा, मतलब बोलते हैं इसको इट्सेट्रा, लिखा क्या होता है ETCETERA, ठीक है। इट्सेट्रा का मतलब ही होता है इत्यादि, आदि, वगैरह या इसी तरह और भी। इसकी हिंदी में बता रही हूँ कि ETC का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर इसी तरह और भी का मतलब समझिएगा। आप कहीं पर भी देखते होंगे जनरल अवेयरनेस में क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, अभी आप यहाँ समझ लीजिए, ताकि आप फ्यूचर में कभी एग्ज़ाम देंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। जो यहाँ सब्जेक्ट मेंशन है, जैसे इकोनॉमिक, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, सोशल साइंस और साइंस, और जो है इट्सेट्रा जो लिखा हुआ है, इट्सेट्रा का मतलब मैंने बताया ना इत्यादि, और भी इसी की तरह और क्या क्या हो सकता है उसको मैं बता दूं। जैसे कि आपका कंप्यूटर हो सकता है, और क्या हो सकता है, आपका इन्वायरमेंट हो सकता है, मतलब पर्यावरण वाला जो चैप्टर होता है, ठीक है। ये आपके सोशल साइंस में भी आता है। SST होती है ना, SST में ये सारी चीज़ें आती हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये सब आएगा आपका। और इसमें क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं, और आपका जो है करंट अफेयर भी इसमें इंक्लूड हो सकता है, ठीक है। लेकिन करंट अफेयर मैंने आपसे क्यों नहीं कहा पढ़ने को, इसलिए नहीं कहा, करंट अफेयर का एरिया इतना ब्रॉड होता है, आप दिन भर भी लगा देंगे शायद, तो शायद ही आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ इन 10 दिनों में। लेकिन अगर कंप्यूटर पढ़ेंगे तो हो सकता है, मैं ये नहीं कहती कि कंप्यूटर जैसे यहाँ 40 क्वेश्चन आने हैं, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कंप्यूटर के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे इन सबका वेटेज होगा, जैसे इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस सबका, जैसे किसी से 4 आ रहे हैं, 5, 6, 7, तो इसी तरीके से कंप्यूटर से भी 2-3 प्रश्न आ सकते हैं, या कहो 4-5 ही आ जाए, तो इस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। तो मुझे लगता है अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि इसका मतलब इट्सेट्रा का मतलब क्या होता है, अब मुझे समझाना नहीं पड़ेगा। और ये इंग्लिश वाले में भी आप देखिए, केवल इतना ही नहीं आपको पढ़ना है, देखिए लिखा है यहाँ पर भी एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, सेंटेंस करेक्शन, वर्ड मीनिंग, और दिया है यूज ऑफ प्रोवर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फिर यहाँ पर भी देखिए लिखा हुआ है ETC, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी वही है इट्सेट्रा। इसके अलावा भी और भी चीज़ें, जैसे इसमें ये नहीं दिया है, जैसे इसमें फ्रेजल वर्ब नहीं दिया है, और इसमें क्या नहीं दिया है, सेंटेंस करेक्शन का नाम नहीं दिया हुआ है, और इसमें जो है अगर देखा जाए तो इडियम फ्रेज नहीं दिया हुआ है इसमें सिलेबस में आपके, तो आ सकता है क्योंकि लिखा है इसकी तरह और भी। और ये जो यहाँ पर दिए हैं लगभग वोकैब के सेक्शन दिए हुए हैं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स हो गए, आपके वर्ड मीनिंग हो गए, यूज ऑफ प्रोवर्ब्स हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये सभी आपके वोकैब के सेक्शन है। तो इसी में आपका इडियम फ्रेजेस भी आ सकता है, लेकिन लिखा तो नहीं है ना, तो आने को आ सकता है। तो मुझे लगा कि आपको इसको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर देना चाहिए, ताकि जिसके जो डाउट है इसको लेकर कि मैं ये क्यों पढ़ूं, अब समझ में आ गया होगा कि क्यों पढ़ना चाहिए। अब एक और बात, मैंने तो आपको सिलेबस बता दिया, आपके सामने भी सब कुछ लिखा है, पढ़ना आप ही को है, चाहे जहाँ से पढ़िए, सिलेबस ये लिखा है, इसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर लीजिए। अब समय नहीं है, आज 4 दिसंबर है, मुश्किल से आपका 11 दिन में है, 11 दिन में जितना रिवीजन कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा करिए। और इसके लिए कोई आपको मार्केट में किताब नहीं मिलेगी, और इस पर्टिकुलर इसी एग्ज़ाम के लिए कोई प्रीवियस ईयर PYQ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि कभी भी जब भी एग्ज़ाम हुआ कोई बुकलेट इन्होंने वापस नहीं की, तो नहीं पता है। और आपको जो मैं बताती हूँ चीज़ें, ये सब जो कैंडिडेट एग्ज़ाम देते हैं वो खुद अपना रिव्यू देते हैं कि उनको क्या प्रश्न पूछे गए थे, वो खुद बताते हैं कि उनको इस तरीके के क्वेश्चन, क्योंकि मैं तो सभी एग्ज़ाम दे नहीं रही, तो मुझे तो पता स्टूडेंट से तो चल सकता है। तो जब आपका टेलीग्राम ग्रुप ओपन किया जाता है एग्ज़ाम के दौरान, तो वो लोग खुद से लिख के अपने हाथ से भेजते हैं कि उनके सबको तो सब कुछ, अभी आपको 100 क्वेश्चन में दे दूँ कि आपको 100 क्वेश्चन याद रहेगा एग्ज़ाम देने के बाद कि क्या क्या था, कुछ चीज़ें याद रहेंगी, तो सबको जो याद रहता है बताया जाता है, तो उस लेवल को मेंटेन करते हुए चीज़ें बताई जाती हैं आपको, ठीक है।
और रही बात कि जो मैंने बताया क्या वही सी चीज़ आ जाएगी, तो बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं कहती कि जो आपको बताया गया है वही आएगा। हाँ, उसी की तरह आ सकता है, लेबल वही हो सकता है, उतना पढ़ेंगे तो कुछ क्वेश्चन वहाँ से भी आएंगे। और 10 दिन में पूरे सिलेबस की तैयारी करना मुश्किल है, ठीक है। जो नए हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ, जो बाकी पढ़ते हैं, लगातार पढ़ते हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक थोड़ी सी ज्ञान की बात बता दूं कि मैं हमेशा जो सबसे कहती रहती हूँ कि पढ़ाई नहीं छोड़नी किसी भी स्थिति में। आप रोज़ 5 घंटे पढ़ते हैं, अगर किसी वजह से आप नहीं पढ़ पा रहे, 1 ही घंटा पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़िएगा ज़रूर। अगर किसी ने पढ़ाई छोड़ी, अब बाद में वो कुछ करना चाहे, तो वो थोड़ा सा ना दिक्कत आ जाती है। इसलिए परीक्षा में पास फेल यही 2 चीज़ होती है, तो वो तो होता रहता है ना, एक न एक दिन तो सब कुछ सक्सेस होना ही है। तो ये थोड़ी सी ज्ञान की बात थी। बाकी आपको सब कुछ मैंने इसमें बता ही दिया, आपके डाउट सभी क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट बचे हो तो पूछिए, अब डाउट क्लियर कर लीजिए सब कुछ, क्योंकि परीक्षा में समय नहीं है, परीक्षा पे पूरा फोकस करिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द फिर मिलते हैं। जय हिंद।